के साथ एक अन्य साधन प्रचार प्रोपेगेंडा का है, जिसके माध्यम से राष्ट्रहित की अभिवृद्धि की जाती है। राज्यों के द्वारा जो कूटनीतिक चालें अपनाई जाती हैं, जो उनके द्वारा डिप्लोमेटिक स्टेप्स लिए जाते हैं, उनका सही ढंग से प्रचार एवं प्रसार करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए प्रचार के तरीकों का प्रयोग किया जाता है। इनफैक्ट प्रोपेगेंडा के ज़रिए से राज्य अपनी बातों को दूसरे देश की जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। अभी 2 दिन पहले भारत का एक डेली जो बहुत पॉपुलर डेली न्यूज़पेपर है हिंदू, उसके आखिरी पन्ने पर चीन के विषय में निकला था। पूरा पेज चीन को डिवोटेड था और देखने में ऐसा लग रहा था कि ये न्यूज़ का हिस्सा है, जबकि वो चीन के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट की तरह से दिया गया था अपने प्रचार के लिए। और हमारे इस बड़े प्रतिष्ठित जो न्यूज़पेपर ने, द हिंदू ने पूरा पेज इस पर डिवोट किया था। ज़रूर उसमें पैसा मिला होगा, लेकिन क्या इस समय जबकि भारत और चीन के बीच में संबंध इतने तनावपूर्ण हैं, क्या इस एडवर्टाइजमेंट को लाना चाहिए था? क्या यह उचित है? ये एक प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। लेकिन उसके साथ आप ये देखें कि प्रचार का एक साधन के रूप में अपने राष्ट्रहित की अभिवृद्धि के रूप में चीन ने किस प्रकार प्रयोग किया, और उसके बाद चीन के अंदर वहाँ की मीडिया ने, वहाँ की जो सरकारी तंत्र है, उसने इस बात को प्रचारित भी किया अपने देश में भी कि कैसे भारत में चीन के डेवलपमेंट पर, चीन के की जो अच्छाइयाँ हैं, जो उसकी खूबियाँ हैं, उनको प्रचारित किया जा रहा है। तो प्रचार एक बड़ा इफ़ेक्टिव मीन्स है जिसके ज़रिए से एक देश दूसरे देश की जनता को अपने विचारों के अनुकूल बनाने का कार्य करता है। मोरगेंथो ने इसका जो महत्व है उसको देखते हुए इसे कूटनीति और सैनिक शक्ति के समान एक प्रभावकारी साधन के रूप में देखा। वे कहते हैं कि कूटनीति और सैनिक शक्ति के साथ तीसरे साधन के रूप में प्रचार को देखा जा सकता है, जिसके द्वारा विदेश नीति अपने हितों और उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। तो प्रचार के माध्यम से कोई भी राज्य अपने विचारों को, अपनी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, उसको दूसरे देशों की जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। और आधुनिक समय में तो आप देख ही रहे हैं कि प्रचार लोकतंत्र के लिए कितना आवश्यक है। देश के अंदर भी आप देखते हैं कि प्रचार का कैसे प्रयोग किया जाता है सरकार के द्वारा अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो प्रचार एक ऐसी कला कहा जा सकता है, इट इज़ एन आर्ट। जैसे डिप्लोमेसी आपने देखा था कि इट इज़ एन आर्ट, उसी तरीके से प्रचार भी एक कला है जिसके माध्यम से एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों, अपने नेशनल इंटरेस्ट की अभिवृद्धि के लिए, प्रमोशन के लिए दूसरे देश के लोगों के मस्तिष्क को प्रभावित करने का कार्य करता है। इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ अदर नेशंस। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार उन्होंने कहा कि ये दूसरे लोगों के विश्वासों, प्रवृत्तियों, कार्यों और विभिन्न प्रकार के प्रतीकात्मक माध्यमों, शब्दों, हाव भाव, संगीत इत्यादि से प्रभावित और परिवर्तित करने का सुव्यवस्थित प्रयास है। यानी दूसरे लोगों के जो विश्वास हैं, जो उनके बिलीव्स हैं, जो उनकी फंक्शंस हैं, उनको प्रभावित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, हाव भाव का, म्यूज़िक का, संगीत का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे प्रभावित किया जा सके, उन्हें अपने अनुकूल बनाया जा सके। अगर आपने इधर कुछ समय पहले की रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी तो आपने पढ़ा होगा कि भारतीय जो मीडिया है उसने बताया कि गलवान घाटी में जो हमारे सैनिक तैनात हैं अलग अलग चोटियों पर,
तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर चीन और भारत के जो सैनिक हैं वो बहुत करीब हैं, और ऐसी जगहों पर जहाँ पर हमारे सिख रेजिमेंट विशेष रूप से तैनात है, वहाँ पर चीन के द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से पंजाबी गाने इत्यादि ज़ोर ज़ोर से बजाए जा रहे हैं। और ये चीन का एक पुराना तरीका है जिसको माइंड वॉर कह सकते हैं, कि वो इस तरीके से करके उनको अनुभूति दिलाने की कोशिश करता है कि वे वहाँ पर अकेले हैं, उनकी सरकार को उनकी चिंता नहीं है, वो एक ऐसी जगह पर है जो बड़ी कठिन है, ठंड ज़्यादा है, आइसोलेटेड है, यानी उनको होमसिक फील कराने की कोशिश की जाती है। 1962 के वॉर में और उसके बाद के समय में भी चीन के द्वारा ऐसे तरीक़ों का प्रयोग किया गया कि हिंदी गानों को बजाकर सैनिकों को प्रभावित करने का, उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार भारत भी तैयार था और उसने भी प्रचार की इस नीति को अपनाया, और उसके द्वारा भी वहाँ से गीत बजाए जाने लगे, लाउड स्पीकर लगा दिए गए। तो ये शो करता है कि आज के समय में कैसे प्रचार के साधन का प्रयोग एक राज्य दूसरे राज्य के मनोबल को कम करने के लिए और अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए करता है। इसमें प्रचार और दुष्प्रचार दोनों हो सकता है, जिसके विषय में हम लोग आगे और बात करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि पाकिस्तान हर फोरम पे कश्मीर का मुद्दा उठाता है और ये कहता है कि कश्मीर में भारत के द्वारा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है और वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, और भारत उसका लगातार विरोध करता रहा है। तो दुष्प्रचार का ये मौका पाकिस्तान के द्वारा छोड़ा नहीं जाता है, वो चाहे महिला अधिकारों का ही फोरम क्यों ना हो, जहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो ने कश्मीर के मुद्दे को उठाया। तो कश्मीर का इशू पाकिस्तान के द्वारा कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाता कि वो वहाँ पर न उठाए। अभी आपने देखा कि यूएन जनरल असेंबली में भी जब पाकिस्तान के द्वारा अपने भाषण के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाया, तो भारत ने अपना राइट टू आंसर का जो जवाब देने का जो अधिकार था उसको 7 बार प्रयोग किया। तो प्रचार एक महत्वपूर्ण साधन है विदेश नीति का, जिसके माध्यम से राज्य अपने हितों की सिद्धि करते हैं। प्रचार में 2 विशेषताओं का होना ज़रूरी है। पहला, ये जानबूझकर किया जाता है। दूसरा, प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। यानी प्रचार को एक स्ट्रैटेजी के तौर पे यूज़ किया जाता है। कई देशों के द्वारा इसके तहत कुछ जैसे वाइट पेपर चीन के द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है, जिसमें वो अपनी सैन्य तैयारियों, अपने जो रणनीति है उसको बताता है। इसी तरीके से अन्य देश भी, जैसे नाज़ी जर्मनी में भी हिटलर के द्वारा इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट जारी किए जाते थे, पत्र जारी किए जाते थे, जिससे वो दूसरे देशों में अपने विचारधारा का प्रचार कर सके। और दूसरी इसकी विशेषता है प्रभावित करने की, यानी प्रचार का काम क्या है? दूसरे व्यक्ति के विचारों को परिवर्तित करना, और अगर वो ये काम नहीं कर सकता है तो प्रचार बेकार है, निरर्थक है, अनुपयोगी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रचार क्या है? इसमें सरकारों के द्वारा एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रयास किया जाता है कि वे दूसरे राज्यों को प्रभावित करें। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। इसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी निहित होती है, क्योंकि जिन व्यक्तियों को प्रचार से प्रभावित करना है, ये आवश्यक है कि हम समझें कि कौन से तरीके हैं जिनसे वे हमारे विचारों को ठीक तरीके से ग्रहण कर लेंगे। प्रचार में हम कई साधनों का प्रयोग करते हैं। हम सिंबल्स का भी प्रयोग करते हैं, जिसका एक उदाहरण मैंने पहले भी दिया था कि जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर अपनी चरम सीमा पर था, तो अमेरिका की जो एक बड़ी प्रतिष्ठित मैगज़ीन है, टाइम मैगज़ीन, उसके मुख्य पृष्ठ पर क्रेमलिन की तस्वीर छपी और वहाँ पर बिल्डिंग पर अमेरिका का झंडा लहराता हुआ दिखाया गया। इस तरीके से ये शो करने की कोशिश की कि कैसे अमेरिका का प्रभुत्व सब जगह है। तो ये एक सिंबॉलिक तरीका था, इससे
अन्य और कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिंबॉलिकली सामने वाले देश को मनोवैज्ञानिक रूप से पराजित करने की कोशिश की गई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारत की संसद पर पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ दिखाई दिया जाए, और उस समय जैसा हमें महसूस होगा वह उद्देश्य था इस टाइम मैगज़ीन के कवर पेज का। तो इस प्रकार प्रचार के माध्यम से मनोवैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके कोशिश ये की जाती है कि सामने वाले राज्य के लोग उनकी बातों को स्वीकार कर लें, और अगर स्वीकार ना करें तो कम से कम उसका विरोध ना करें। प्रचार में नैतिकता का कोई पुट नहीं होता, क्योंकि जब हम कूटनीति की बात कर रहे हैं, अपने राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, देन स्टेट्स बिकम वेरी रियल। और वहाँ पर प्रचार करते समय वो ये नहीं देखते हैं कि इसमें एथिक्स शामिल है या ये अनएथिकल है। अगेन वी कैन हैव एन एग्जाम्पल फ्रॉम महाभारत पीरियड। आपको मालूम है कि महाभारत के युद्ध के दौरान जब ये देखा गया कि द्रोणाचार्य पराजित नहीं हो रहे हैं और पांडवों की सेना को नष्ट कर रहे हैं, तब ये स्ट्रैटेजी कृष्ण के कहने पर, कृष्ण को जिन्हें हम कूटनीतिज्ञ कहते हैं, तो कृष्ण के कहने पर यह योजना बनाई गई कि द्रोणाचार्य के सामने जाकर पांडवों में से एक ये घोषित करेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हतोहता। अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र था और द्रोणाचार्य उससे बहुत प्रेम करते थे, पुत्र मोह में वे ब्लाइंड थे ऐसा माना जाता है, उसके लिए ही उन्होंने कुरु वंश में नौकरी करनी स्वीकार की थी। तो ये कहा गया कि जब द्रोणाचार्य ये सुनेंगे तो स्वाभाविक तौर पे वे अपना शस्त्र त्याग देंगे और उस समय उनका वध कर दिया जाएगा, जिससे पांडवों की सेना की रक्षा की जा सके। अब ये समझा गया कि जब ये कहा जाएगा कि अश्वत्थामा मारा गया, तो ये सच है कि झूठ, ये कैसे साबित किया जाएगा। तो ये कृष्ण ने याद दिलाया कि पांडवों की कौरवों की जो सेना है उसमें अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी है। द्रोणाचार्य के पुत्र के अलावा अश्वत्थामा नाम का हाथी भी है, और नेचुरली हाथी को मार दिया जाएगा। और युधिष्ठिर तब ये उनको विश्वास दिलाएंगे द्रोणाचार्य को कि अश्वत्थामा मारा गया। और जब द्रोणाचार्य पूछेंगे कि नरो व कुंजरो, कि नर अश्वत्थामा या हाथी अश्वत्थामा, तब युधिष्ठिर को जवाब देना होगा। और युधिष्ठिर जो जवाब देंगे वो तो सही देंगे, सत्य देंगे, क्योंकि वो तो धर्मनिष्ठ थे, सत्यवादी थे, झूठ नहीं बोल सकते थे। तो वो समय नर बोलेंगे, लेकिन उसी समय कृष्ण अपना शंख बजा देंगे। तो इतनी स्ट्रैटेजी बनाई गई और उसका पालन भी अगले दिन किया गया। और जब द्रोणाचार्य ने ये सुना तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, उन्हें गलत कहा जा रहा है, तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ, क्योंकि युधिष्ठिर ने ये मानकर कि हाथी के रूप में अश्वत्थामा मारा गया है, उन्होंने हाँ कहा, उन्होंने भी झूठ नहीं बोला। तब द्रोणाचार्य ने पूछा कि नरो व कुंजरो, उस समय झूठ नहीं बोल सकते थे युधिष्ठिर, और उन्होंने कहा कुंजर, उन्होंने हाथी के रूप में कहा। और उसी समय कृष्ण ने अपना शंख बजाया। जो द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के जवाब को सुन नहीं सके, उन्होंने हथियार डाल दिए और उनको मार दिया गया, और पांडवों की सेना का जो नाश हो रहा था द्रोणाचार्य के हाथों, वो बच गया। तो ये प्रचार का एक उदाहरण है कि कैसे सामने वाले के मनोबल को तोड़ने के लिए प्रचार का प्रयोग किया गया, और उसको अपनी सेना की, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए इस नीति का प्रयोग किया गया। तो प्रचार का प्रयोग आज से नहीं, अनेक वर्षों से किया जा रहा है। कौटिल्य ने भी प्रचार का प्रयोग करने की बात कही है। अर्थशास्त्र में वो ये बात कहते हैं कि दूसरे राज्य में ये प्रचार करवा दिया जाए, जहाँ पर जिससे हमारी शत्रुता है उस वहाँ पे ये प्रचार करा दिया जाए कि कुछ दैवीय घटनाएं होने वाली हैं, और इस प्रकार के दुष्प्रचारों को किया जाए जिससे वहाँ के लोग भयभीत हो जाएं, कमज़ोर पड़ जाएं, और तब उस पर आक्रमण किया जाए। दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए प्रचार का प्रयोग प्रायः राज्य करते रहे हैं।
आगे जाकर मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में भी इसका प्रयोग करने की बात कही है। तो प्रचार प्राचीन काल से इसको प्रयोग किया जाता रहा है राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए। प्रचार के जरिए राष्ट्र अपनी विचारधारा का प्रसार करते हैं। उदाहरण के तौर पर कोल्ड वॉर के पीरियड में साम्यवादी गुट और जो कैपिटलिस्ट गुट था, दोनों ने ही पूरा एक तंत्र खड़ा कर दिया, एक सिस्टम बना लिया था अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए। अमेरिका के द्वारा इसमें आर्थिक साधनों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया। लैंड लीज एक्ट, मार्शल योजना इसी का हिस्सा था। इसके अलावा प्रोग्रेस के लिए पीस फॉर प्रोग्रेस, ये भी उसने एक योजना बनाई जिसके द्वारा उसने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को आर्थिक सहायता देने की नीति को अपनाया। इसी प्रकार से सोवियत संघ ने भी दूसरे देशों में अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए उसने कॉमिनटर्न का निर्माण किया, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जिसकी ब्रांचेस अनेक राज्यों में थी, अनेक देशों में थी, और उसके द्वारा साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार दूसरे देशों में किया जाता था। षड्यंत्र रचे जाते थे कि वहाँ पर जो सरकार है उसको टॉपल कर दिया जाए, और ऐसा उसने हंगरी में किया भी, अपने शासन, अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। तो इस तरह प्रचार का प्रयोग कोल्ड वॉर के दौरान तो विशेष रूप से किया गया, और इनफैक्ट देशों के द्वारा इस कार्य के लिए अपने ऑफिसर्स बनाए जाते हैं। वॉर इंफॉर्मेशन ऑफिस का निर्माण किया जाना, या मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एनलाइटनमेंट एंड प्रोपेगेंडा, ये निर्माण किया जाता है। और आज के समय में आप देखते हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री बनाई जाती है। देश के अंदर भी प्रचार का प्रयोग किया जाता है इन्हीं मंत्रालयों के द्वारा, इन्हीं विभागों के द्वारा। अभी आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर जो कृषि विधेयक आया, उस पर आपने देखा कि दोनों प्रकार के विचार हैं। कुछ कहते हैं अच्छा है, कुछ कहते हैं कि खराब है। सरकार बराबर ये प्रचार कर रही है कि ये जो बिल्स बने हैं, जो एक्ट बने हैं, वो किसानों के हित में हैं। तो दूसरी ओर ऑपोजिशन के द्वारा उसकी खामियां गिनाई जाती हैं, जिससे जनता को वे अपने अनुकूल बना सके, जो वो कह रहे हैं उसको उसके साथ जनता को ला सके। इसी तरीके से आप देखते हैं कि और भी कई इश्यूज़ हैं जिन पर इतना और ऐसा प्रचार किया जाता है कि जनमत एक निश्चित तरीके का बन जाता है। अभी कुछ समय से 3 महीने से लगभग आप देख रहे हैं कि कई टीवी चैनल्स पर सुशांत सिंह राजपूत का केस दिखाया जा रहा है, और जस्टिस फॉर सुशांत इस तरीके का मुहिम चलाया जा रहा है, और एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर दिया गया किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध और किसी एक व्यक्ति के पक्ष में। अब उसमें सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन प्रचार के साधनों का ऐसा प्रयोग किया गया कि एक प्रकार का जो मत है, जनमत है, वो क्रिएट हो गया। तो प्रचार देश के अंदर और देश के बाहर भी किया जा सकता है। ये प्रचार भ्रामक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और इससे एक ऐसा ओपिनियन बनाने का प्रयास किया जा सकता है जो सही नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा था कि प्रचार में कुछ भी नैतिक और अनैतिक नहीं होता है। हमें तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, अपने हित को सिद्ध करना है, और जब इसी का प्रयोग हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं तब हम इसे राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का साधन मानते हैं। तो प्रचार जो है वो कई बार झूठ का सहारा भी लेता है, और युद्ध के दौरान तो विशेष रूप में। जैसे एक सेना में अगर ये प्रचार कर दिया जाए कि उसका सेनापति मारा गया, तो सेना का मनोबल टूट जाता है और वो जीतती हुई सेना भी हारने लगती है। तो मिथ्या या झूठ का प्रयोग कई बार राज्यों के द्वारा किया जाता है। प्राचीन काल में भी किया जाता था, एंड ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर और बिटवीन द 2 वॉर्स भी इसका बार बार प्रयोग किया गया। तो इस तरह से प्रचार का जो प्रयोग है वो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए राज्यों के द्वारा किया जाता है, और इसके माध्यम से क्या दिखाते हैं कि हम निर्दोष हैं और सामने वाला कैसा है वो दुष्ट है, हम शक्तिशाली हैं और एनिमी कैसा है बहुत वीक है, हम एक है, यूनाइटेड है, और शत्रु कैसा है वो डिवाइडेड है।
इसी तरीके से ये कहते हैं कि हम विजयी होंगे, हमारे पास तो इतनी ताकत है और शत्रु पराजित होगा। अभी आप देख रहे हैं टेलीविज़न पर, आप ये पूरा इसी बात को होते हुए देख रहे हैं। भारत कहता है कि हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया, चीन अपने देश के अंदर कहता है कि वो निर्दोष है और सामने वाले ने अतिक्रमण किया, उसने घुसपैठ की। फिर हम कहते हैं हम शक्तिशाली हैं और चीन की शक्ति हमारे सामने बहुत कम है। कैसे जो टीवी पे जो इस तरीके से कैप्शंस आते हैं कि चीन डर गया, कांपने लगा वगैरह वगैरह, तो इस तरीके से हम ये जाहिर करते हैं कि हमारे पास तो बड़े शस्त्र हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, हमारी सेना बहुत ताकतवर है। चीन के द्वारा भी यही काम अपने देश के अंदर किया जा रहा है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इस बात को प्रचारित किया जाता है। तो इस तरीके से, और हम कहते हैं कि हम तो एक हैं, पर चीन में इस समय बड़े संकट हैं और शी जिनपिंग अपने डोमेस्टिक लेवल पर बड़ा विरोध उनको मिल रहा है और इसीलिए वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए युद्ध जैसे कार्यों को कर रहे हैं। और फिर कि हम विजयी होंगे। भारत अब आज 1962 वाला भारत नहीं है, 2020 का भारत है। ये बार बार हम सुनते हैं नेताओं को कहते हुए या न्यूज़ एंकर्स को कहते हुए या जो हमारे एनालिस्ट आते हैं उनको कहते हुए। तो इस तरीके से प्रचार का प्रयोग राज्य अपने हित के लिए और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करता है। विशेष रूप से ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध कहा जा सकता है। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल वॉर विच इज़ शॉर्ट ऑफ एक्चुअल वॉर, यानी इसमें शस्त्रों के प्रयोग के अलावा बाकी सभी तरीकों का प्रयोग किया जाता है सामने वाले देश को कमज़ोर करने के लिए, और इसी में ये एक ऐसा साधन बन जाता है विच इज़ फॉर पॉलिटिकल वेलफेयर। So far we have studied how propaganda can act as a catalyst in promoting national interest. Now we will discuss